ऐसा मत करो, हमें पाप लगेगा। रुक जाओ, मत मारो गोली उसे, रुक जाओ। हरामजादे निकल जा यहाँ से। तो कहानी की शुरुआत में हम दो भाई जिमी और पेड्रो को देखते हैं जो कि सिटी एरिया से दूर रहते थे। रात के समय इन दोनों को बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। ये दोनों बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोलियां इनसे काफी दूर चल रही थी। अब क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सुबह उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। खैर अगली सुबह होती है, ये लोग अपने कुत्तों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जो जगह एक रूइज नाम के आदमी की थी। वहां आसपास चेक करने पर इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो बुरी तरह कटी हुई थी। वहां उस आदमी का कुछ सामान भी पड़ा था, जिसमें था एक डिवाइस, एक फाइल जिसमें था इनके इलाके का मैप और साथ ही में मारिया नाम की एक औरत का एड्रेस जो कि रूइज की जगह में रहती है। अब इन चीजों से ये तो साफ पता चलता है कि ये आदमी या तो मारिया के घर जा रहा था या फिर वहां से आ रहा था। इसी बात का पता लगाने के लिए दोनों मारिया नाम की उस औरत के पास पहुंचते हैं। ये लोग तो आगे जाने लगे, लेकिन इनके कुत्ते आगे जाने से डर रहे थे। यहाँ पर ये मारिया से मिलते हैं जो कि अपने दो बेटों के साथ यहाँ पर रहती है। पेड्रो या मारिया से कहता है कि क्या कल रात तुमसे यहाँ मिलने के लिए कोई आने वाला था? अगर आने भी वाला था तो वो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें जंगल में उसकी लाश मिली है। मारिया कहती है कि एक क्लीनर मेरे बेटे यूरियल को मारने के लिए आने वाला था क्योंकि मेरे बेटे यूरियल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए। ये सुन दोनों भाई यूरियल को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन यूरियल को देखते ही उन दोनों भाइयों की होश उड़ गए क्योंकि यूरियल का शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था और साथ ही साथ वो सड़ भी रहा था। ऐसे आदमी को कहते हैं रोटेन। यूरियल एक रोटेन है, लेकिन ये बात यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं जानता। इसे इस तरीके से रहते हुए पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन मारिया ने यूरियल के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ रोजाना प्रे करती रही कि एक दिन उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रे करने का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब जाकर मारिया ने हार मान ली और अब उससे अपने बेटे की ऐसी हालत और ज्यादा देखी नहीं जा रही, इसलिए उसने यूरियल को मारने के लिए एक क्लीनर को बुलाया था जो कि अब मारा गया। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ आसपास के इलाके में ये सिर्फ 3 फैमिलियां ही रहती हैं, जिनमें है पेड्रो, मारिया और रूइज की फैमिली। अब रूइज तो ऐसा कर नहीं सकता, तो आखिर उसे मारा किसने? दोस्तों दरअसल ये मूवी ऐसे वक्त की है जब दुनिया का अंत होने वाला है। इस धरती पर डेविल का जन्म होगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन डेविल जन्म लेगा किसी इंसान की बॉडी से। जिस इंसान की बॉडी में वो पलता है उसे कहते हैं रोटेन, और अब वो डेविल यूरियल के अंदर है। डेविल एक बार में सिर्फ एक की बॉडी में ही पल सकता है, लेकिन वो बॉडी किसी की भी हो सकती है। रोटेन को सिर्फ उस डिवाइस से ही मारा जा सकता है, लेकिन अगर किसी नॉर्मल इंसान ने रोटेन को मार दिया तभी बिल फैल जाएगा। तो इसी तरह पिछले 12 सालों से रोटेन को रोका जा रहा है। रोटेन जहाँ भी मिलता है तो उसे मार दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कभी रोटेन को देखा ही नहीं। इसीलिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इन चीजों पर बिलीव करते हैं, पर ना इसे कोई भी सच नहीं मानता। अब क्योंकि ये चीज पेड्रो ने भी देख ली है तो वो भी इस चीज को सच मानने लगा है। खैर ये बात पता चलने के बाद ये दोनों भाई पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम बता रहे हो, और तो और वो पुलिस ऑफिसर इनके साथ जाने से भी मना करते हैं। इन पुलिस ऑफिसर्स को इन दोनों भाइयों की बातें बिल्कुल झूठ लगती हैं। खैर अब ये दोनों जाते हैं रूइज के पास। पेड्रो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा क्योंकि यूरियल एक रोटेन है और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन रूइज अपनी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं पर भी जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि अब ये जगह साबित हो चुकी है, ये जो ईविल होते हैं ये जानवरों और मरे हुए लोगों को बहुत ही आसानी के साथ अपने बस में कर लेते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। खैर अब रात के समय में रूइज अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन अब तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपनी गन उठाई और मारिया के घर जाकर उसने गन यूरियल पर तान दी। वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मारिया आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि एक बात याद रखना
कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम और तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेंगे, क्योंकि किसी रोटेन को मारने पर ऐसा ही होता है। यूरियल यहाँ उससे खुद ही कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, लेकिन रुइस अपनी फैमिली के बारे में सोच कर रुक जाता है। खैर अगली सुबह होते ही रुइस की वाइफ उन दोनों भाइयों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। रुइस कहता है कि अगर हम उसे मार नहीं सकते तो फिर हम उसे कहीं दूर ले जाकर तो फेंक सकते हैं, जिससे हमारी जगह बच जाएगी। लेकिन ये भी कोई ठोस उपाय तो नहीं है, क्योंकि अगर रोटेन को कोई और भी मारेगा तो डेविल तो पैदा होगा ही, फिर पूरी दुनिया खत्म। फिलहाल तो रुइस को यही ठीक लगता है। वो दोनों भाई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरियल बहुत ही ज्यादा भारी था। ये तीनों बड़ी मुश्किल से बेड शीट समेत उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं और अपनी गाड़ी में रखते हैं। इसके बाद ये लोग उसे फेंकने के लिए वहां से निकल गए। कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बाद ये लोग 300 किलोमीटर दूर आ गए थे। ये लोग और आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक ही इनकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और ठुकने ठुकने से बची। खैर थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें सही जगह मिल जाती है जहां इन्हें यूरियल को फेंकना था। लेकिन जब इन सब ने गाड़ी से उतर कर देखा तो पीछे तो यूरियल था ही नहीं। इन्हें ये बात तो अच्छी तरीके से पता थी कि अपने आप से तो यूरियल कहीं पर भी नहीं जा सकता, तो फिर वो गया कहाँ। अब तभी इन्हें याद आता है कि जब गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी तो वहीं पर ही यूरियल झटके से गिर गया होगा। ये लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, वैसे भी तो इन्हें यूरियल को कहीं पर फेंकना ही था। अब गिर गया सो गिर गया, इनकी टेंशन खत्म हुई। खैर शाम होने तक ये लोग अपने अपने घर वापस आ गए। रात को इनके इस इलाके में तगड़ा वाला तूफान आ जाता है। ये इस चीज का सिग्नल है कि अब ईविल आ रहा है। ये सब लोग उसके बारे में जानते हैं, इसलिए ईविल इन सब को मिटा देगा ताकि डेविल का जन्म हो सके। खैर अगली सुबह रुइस की वाइफ देखती है कि उनकी बकरियों में से एक बकरी को ईविल ने पजेस कर लिया है। इस चीज के बारे में पता करने के लिए रुइस अपनी गन से उन बकरियों के पास फायर करता है। तब सारी बकरियां तो वहां से चली जाती हैं, लेकिन एक बकरी वहीं पर खड़ी थी जो कि सिर्फ रुइस को ही घूरे जा रही थी। रुइस की वाइफ उसे बहुत ही ज्यादा समझा रही थी कि गन का यूज मत करना, हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बकरी रुइस को गुस्सा दिला रही थी। उसने रुइस के पास आकर अपना सर ही उसकी गन पर रख दिया कि ले, अगर मार सकता है तो मार ले। ये देख रुइस का भी ईगो हर्ट हो गया और उसने उसे शूट कर कर वहीं पर मार दिया। अब तो आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसने ईबल शरीर को मारा है तो इसे भी मरना होगा। अब तभी रुइस की वाइफ उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी मारकर उसे वहीं पर मार देती है। इसके बाद उसने खुद के फेस पर भी कुल्हाड़ी मार मार कर अपने आप को भी मार लिया। दरअसल रुइस की वाइफ भी पजेस हो चुकी थी। खैर रात के टाइम ये दोनों भाई साथ में बैठे हुए थे कि तभी जिमी देखता है कि घर की शैडो अपने आप ही मूव कर रही है। अब तभी बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। ये लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर खड़ा था यूरियल का छोटा भाई। वो कहता है कि रुइस की फैमिली खत्म हो गई है और मेरी मॉम का भी कुछ भी पता नहीं है। तुम लोगों ने यूरियल को ले जाकर बहुत गलत किया। मुझे अकेले में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे अपने पास रख लो। लेकिन जिमी उसे यहाँ रुकने से मना करता है, पर पेड्रो को उस पर तरस आ गया। वो कहता है कि तुम बकरियों के पास जाकर सो जाओ, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। तब यूरियल का भाई भी सोने के लिए जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि लाइट और बल्ब खुले नहीं होने चाहिए। इन्हें जितना हो सके बंद कर कर रखो, क्योंकि लाइट से ईविल चीजें आकर्षित होती हैं। खैर अगली सुबह ये दोनों भाई सब कुछ छोड़कर सिटी की तरफ निकल जाते हैं। इन्होंने अपने उस घर से कुछ भी नहीं लिया, पैसे भी नहीं, सिर्फ इन्होंने कपड़े पहने जो कि ये सिटी में जाकर जला देंगे। दरअसल बात यह है कि ईविल जगह से कुछ भी ले जाना ठीक नहीं है। इन दोनों का ये प्लान था कि ये दोनों सिटी एरिया में जाकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ इन चीजों का नामो निशान तक ना हो। खैर सिटी एरिया में पहुंचकर जिमी तो निकल जाता है अपनी मोम को लेने के लिए, और पेड्रो जाता है अपनी एक्स वाइफ सबरीना के पास अपने दोनों बेटों को लेने के लिए। दरअसल पेड्रो की बेकार जिंदगी की वजह से सबरीना उससे पूरे 4 साल पहले अलग हो गई थी। अब उसने लियो के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। पेड्रो उनके पास जाकर उन्हें बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हम सबकी जान खतरे में। लेकिन इन्हें लगता है कि पेड्रो इनकी ये नई जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। पेड्रो अंदर जाकर जल्दी अपने कपड़े उतारने लगा। इसी बीच उसके कपड़े उनके डॉगी ने चाट लिए। खैर फिर पेड्रो ने अपने कपड़े चेंज करके पुराने कपड़े चला दिए। इसके बाद वो अंदर आकर इन दोनों को समझाने लगा कि हमें यहाँ से निकलना होगा।
क्योंकि हमारे शहर में एक साबित आदमी है। लेकिन सबरीना और लियो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। आप देखते ही देखते इनके बीच बहसबाजी होने लगती है और लियो पुलिस को कॉल करने लगा। यहीं हम लियो की बेटी बिकी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ थी। लेकिन तभी देखते ही देखते वो डॉग बिकी के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह काटने लगा। ये सारी चीजें पेड्रो का बेटा सेंटिनो देख लेता है। उसने चिल्लाकर इन सभी को बिकी के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, इससे पहले ही डॉग उसे लेकर बाहर जा चुका था। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉग पजेस हो चुका था और ये पजेस हुआ पेड्रो के कपड़ों को चाटने की वजह से। यहाँ लियो जल्दी से अपनी गन निकालकर उस डॉग को मारने के लिए जाने लगा। लेकिन पेड्रो से समझाता है कि गन का इस्तेमाल मत करना, बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन लियो पेड्रो की कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर डॉग को ढूंढने के लिए निकल गया। पेड्रो जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे आता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो देखता है कि लियो ने उस डॉग को मार दिया है। अब आगे क्या होने वाला था इसका अंदाजा तो पेड्रो को पहले ही हो गया। पेड्रो जब सबरीना के पास आता है तो वो देखता है कि बिकी तो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई थी। लेकिन ये बिकी नॉर्मल नहीं है, ये पजेस है। यहाँ पेड्रो को भी ये पता थी कि अब उसका यहाँ पर ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। उसे भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा। वो जल्दी से अंदर जाकर सबरीना के कार की चाबी ढूंढने लगा। लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर चाबी कहाँ है। इसलिए वो अपने बड़े बेटे जैड से इसके बारे में पूछता है। जैड जो कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है, ना तो वो बोल सकता है, ना तो वो सही से चल फिर सकता है और ना ही ठीक से बिहेव कर सकता है। पेड्रो से कहता है कि बेटा अगर तुमने मुझे चाबी के बारे में बताया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। तब ये सुन जैड उसे चाबी के बारे में बता देता है। इसके बाद पेड्रो अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर गाड़ी बाहर निकालता है। इधर हम बिकी को देखते हैं जो सबरीना से कहती है कि पापा एक गाड़ी लेकर आएंगे और तुम्हें मार देंगे। सबरीना को ये बातें मजाक लगती हैं। लेकिन अब तभी अचानक लियो गाड़ी लेकर आया और उसने सबरीना के चीथड़े उड़ा दिए। इस तरह लियो और सबरीना मारे गए। लेकिन बिकी तो यहाँ पर मजे से नाच रही थी। यहाँ ये सब पेड्रो ने भी देख लिया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागता है। यहाँ से पेड्रो पहुंचता है सीधा जिमी के पास जो कि कपड़े पहनकर पूरी तरीके से तैयार था। इसके बाद ये दोनों भाई अपनी मोम को कार में बैठाकर वहां से निकल गए। इनकी मोम भी इनसे यही बातें कह रही थी कि शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये सारी चीजें हमारे छोटे से शहर में नहीं हो सकती, ये कोई बड़े शहर में ही होती है। लेकिन पेड्रो कहता है कि यकीन करो ये सब हमारे यहाँ पर ही हो रहा है। खैर अब रास्ते में जब भी लोग जा रहे थे तब इनकी मोम के पास सबरीना का कॉल आता है। पेड्रो समझ गया था कि ये सबरीना नहीं है क्योंकि सबरीना तो मर चुकी है। वो अपनी मोम से फोन लेकर गाड़ी से बाहर जाकर उससे बातें करने लगा। सबरीना यहाँ पर पेड्रो से कहती कि तुम मेरे बच्चों को ले गए, लेकिन याद रखना कि मैं अपने बच्चों को दोबारा लेने जरूर आऊंगी। इस बात से पेड्रो को गुस्सा आ जाता है और वो उस फोन को ही फोड़ देता है। पेड्रो को इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसके बच्चे खतरे में और तो और सबरीना भी मारी गई। यहाँ पर जिमी उसके पास आता है। तब पेड्रो से बताता है कि सबरीना मारी जा चुकी है। जिमी यहाँ पर उसे हौसला देता है कि तुम टेंशन मत लो, बच्चे हमारे साथ हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। वो कहता है कि रास्ते में ही मेरी एक दोस्त रहती है मीरता। मैं तो कहता हूँ कि हम सभी लोग वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर हमें खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी। जिमी की बातें पेड्रो को भी सही लगती है, इसलिए लोग इसके बाद मीरता के घर पहुँच जाते हैं। मीरता का घर आबादी से पूरी तरीके से दूर था। मीरता बिजली का यूज तो नहीं करती, लेकिन उसके पास काफी जगह है जिसमें सभी लोग रह सकते हैं। खैर अब रात हो जाती है। रात में पेड्रो चेयर के साथ कार में ही सो रहा था। पेड्रो यहाँ पर चेयर द्वारा बनाई हुई एक ड्राइंग देखता है। उसे इस ड्राइंग को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। इधर घर में जिमी नीचे सो रहा था और उसकी माँ और सेंटिनो ऊपर। यहाँ मीरता भी अपने रूम में सो रही थी। यहाँ पर जब सेंटिनो अपनी दादी के साथ सो रहा था तब यहाँ सबरीना आकर सेंटिनो को उठाकर लेकर जाने लगी। सेंटिनो की दादी ने जब यहाँ पर सबरीना का फेस देखा तो वो बुरी तरीके से डर गई। वो डर कर चिल्लाती हैं। यह बात सुनकर जिमी और पेड्रो भी जल्दी से आते हैं। पेड्रो यहाँ पर सबरीना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबरीना उससे बिना बात किए सेंटिनो को लेकर ऊपर से नीचे कूद गई। पेड्रो जल्दी से नीचे जाकर देखता है, लेकिन नीचे तो कुछ था ही नहीं। वो जल्दी से भागकर अपने बेटे जैर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि जिस कार में जैर बैठा था उस कार पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, लेकिन ये खून है किसका ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर पेड्रो आसपास में पागलों की तरह सेंटिनो को ढूंढने लगा।
इसी बीच मीरता यहाँ पर जिमी के साथ जेर के पास आती है। वो जेर को देखकर कहती है कि ये पजेस है। वो कहती है कि जरा इसके हाथ देखो, ये बुरी तरीके से अकड़ रहा है, इसके हाथों पर इसका खुद का कंट्रोल नहीं है, ये ईबिल के कंट्रोल में है। अब क्योंकि इसकी बॉडी ही ऐसी है तो ईबिल इसके शरीर में भी आकर इससे कुछ भी करवा नहीं पा रहा। खैर यहाँ पेड्रो ने आसपास में सब जगह सेंटिनो को ढूंढ लिया, लेकिन उसे सेंटिनो कहीं पर भी नहीं मिला। मीरता यहाँ पर जिमी से कहती है कि हमें रोटेन को ढूंढ कर मारना होगा। तब जिमी कहता है कि मेरे हिसाब से तो रोटेन मर चुका है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तब मीरता कहती है कि अभी रोटेन नहीं मरा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसे कहते हैं बर्थ प्रोसेस, यानी कि डेविल के जन्म लेने से पहले की प्रक्रिया। खैर अब जिमी तो निकल जाता है सेंटिनो को ढूंढने के लिए और मीरता अपना क्लीनर सेट करके पेड्रो के साथ रोटेन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर घर पर जैर और उसकी दादी ही बचे हुए थे। इधर जब जिमी सबरीना को ढूंढ रहा था तो उस रास्ते में सबरीना मिल भी जाती है। जिमी जब अपनी गाड़ी उसके पास लेकर जाता है तो उसके पूरी तरीके से होश उड़ गए, क्योंकि सबरीना सेंटिनो को मारकर उसके दिमाग को खा रही थी। ये देखकर जिमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी कार ले जाकर सीधा सबरीना को हिट करते हुए एक पेड़ में ठोक दी, जिस वजह से जिमी को भी बहुत ज्यादा चोट आ गई, लेकिन सबरीना तो अभी भी नहीं मरी। इधर दूसरी तरफ इनकी माँ जब घर के अंदर बैठी हुई थी तो तभी उनके पास जेर आता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जेर बिल्कुल एक नॉर्मल है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जेर पर भी ईबिल ने कब्जा कर लिया है। जेर अपनी दादी के पास आकर उनसे कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। उसकी दादी भी बहुत ज्यादा डर रही थी। खैर इधर दूसरी तरफ ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यूरियल गिरा था। इस जगह के पास ही में एक स्कूल था। ये दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मीरता के मुताबिक ईबिल को बच्चे पसंद है और बच्चों को ईबिल। मीरता कहती है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम रोटेन को मार सकते हैं। तब पेड्रो कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि रोटेन अभी भी जिंदा है। तब मीरता कहती है कि देखो, अभी छोटे छोटे जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। अगर डेविल का जन्म हो गया होता तो ये आवाज नहीं आती, वो पैदा होने के बाद नेचर की आवाज को खा जाता है। खैर अब जब ये दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो कि सारे के सारे पजेस हैं। वो बच्चे बिल्कुल शांत बैठे थे। इनके सवाल जवाब करने पर भी वो बच्चे कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। बाहर आकर मीरता पेड्रो को बताती है कि ये बच्चे हमारी कुछ भी मदद नहीं करने वाले, क्योंकि बच्चे रोटेन को बचाते हैं। अब तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। पेड्रो उससे कुछ सवाल जवाब पूछता है, लेकिन वो बच्चा उसे कुछ भी नहीं बताता और अंदर चला जाता है। अब तभी वापस से वो बच्चा आकर पेड्रो को बताता है कि तुम यूरियल को ढूंढ रहे हो ना, वो मिलेगा तुम्हें टीचर के घर पर। ये बताकर वो अंदर भाग जाता है। पेड्रो उस बच्चे की बात मानकर टीचर के घर की तरफ जाने लगा, लेकिन मीरता उसे समझाती है कि ये हमें फंसाने की चाल भी हो सकती है। अब तभी एक और बच्ची इनके पास आई, जो रोते हुए इनसे कहने लगी कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, यूरियल तो हमारे घर है। अब इससे पेड्रो भी ये समझ गया कि बच्चे उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। मीरता पेड्रो से कहती है कि अगर ये बच्चे हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि रोटेन यहीं पर है। ये दोनों गए स्टेज पर, जहाँ पर स्टेज के नीचे देखने पर उन्हें मिलती है सभी बच्चों के पेरेंट्स की डेड बॉडी, जिनके ऊपर चूना डाल रखा था ताकि उनके अंदर से स्मेल ना आए। इन बच्चों ने रोटेन के लिए अपने पेरेंट्स को मार डाला। खैर अब ये दोनों ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहते, इसलिए मीरता अपना डिवाइस सेटअप करने में लग गई और पेड्रो स्टेज के ऊपर की लकड़ियां हटा रहा था। इन्हें पूरा यकीन था कि यूरियल इसी के नीचे होगा, और अब लकड़ियां और कुछ लाश से हटाने के बाद नीचे इन्हें यूरियल मिल भी जाता है। यूरियल पेड्रो से कह रहा था कि मुझे मार दे, लेकिन पेड्रो को उसे बाहर निकालना था ताकि वो उसे डिवाइस से मार सके। दरअसल उन्हें उस डिवाइस के जरिए से उसकी गर्दन के पीछे एक चाकू घुसाना था। यूरियल काफी ज्यादा भारी था, वो पेड्रो से नहीं उठ पा रहा। पेड्रो को उसे किसी भी तरीके से पूरे स्टेज को तोड़कर बाहर निकालना था। यहाँ पर वो बच्ची पेड्रो से कहती है कि तुम इस स्टेज को नहीं तोड़ पाओगे, अगर तुम्हें इसे तोड़ना है तो पास ही वाले रूम में एक कुल्हाड़ी है, वहाँ से वो कुल्हाड़ी ले आओ और इसे तोड़ दो। मीरता पेड्रो से कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। लेकिन पेड्रो इतना ज्यादा परेशान आ चुका था कि वो कुल्हाड़ी लेने के लिए चला गया, पर अंदर तो कुछ था ही नहीं। उस बच्ची ने मौका देखकर पेड्रो को फंसा दिया। बाकी सभी बच्चे वहाँ पर पेड्रो को रूम में लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ये बच्चे मीरता का डिवाइस तोड़कर उसके सर में हथौड़ा मारकर उसे मार देते हैं। इसके बाद ये बच्चे मीरता को घसीटते हुए वहाँ से ले गए।
पेड्रो ने जल्दी से गिलास तोड़कर दरवाजा खोला, लेकिन अब कुछ बचा नहीं था। ऊपर से यहाँ पर यूरियल अपना सर बाहर निकालकर पेड्रो को चिढ़ाए जा रहा था। अब तो पेड्रो के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने टूटे हुए डिवाइस का एक पीस उठाया और उसने उससे यूरियल को मार मार कर उसका सर पिचका दिया। अब पेड्रो के यूरियल को मारने की वजह से वहाँ पर देखते ही देखते डेविल का जन्म भी हो जाता है। डेविल खून में लथपथ यूरियल के शरीर में से बाहर निकला। उसे देखकर वो जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे। बाहर आते ही उस डेविल ने पहले तो पेड्रो के माथे पर उंगलियां फेरी और इसके बाद वो अपनी पूरी गैंग के साथ बाहर की तरफ चला गया। ये जो सीन आप देख पा रहे हो, यही ड्राइंग बिल्कुल जेर ने बनाई थी। कह रहा पेड्रो जब मीर्ता के घर पहुंचा तो जिमी वहीं पर था। ये दोनों जेर को लेकर वापस से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पेड्रो जेर को आइसक्रीम देकर खुद नहाने के लिए चला जाता है। पेड्रो के अच्छे से नहाने के बाद भी उसके माथे पर से डेविल के हाथों के निशान नहीं जाते। इधर जिमी अस्तबल में पहुंचा जहाँ पर यूरियल का भाई अभी भी सोया हुआ था। वो यहाँ पर जिमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ही उस क्लीनर को मारा था। दरअसल मेरे दिमाग में एक आवाज घूम रही थी जो मुझे ऐसा करने के लिए बोल रही थी। जिमी उससे पूछता है तो फिर तुम्हारी माँ का क्या हुआ? तब यूरियल का भाई उसे बताता है मेरी माँ के साथ वही हुआ जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ। इधर दूसरी तरफ जेर आइसक्रीम खाते खाते अजीब सी हरकतें करने लगा। पेड्रो जब जल्दी से जाकर उसे चेक करता है तो वो देखता है कि जेर के मुंह के अंदर से खून निकल रहा है। इसके बाद उसके मुंह के अंदर से बाल निकलते हैं, वो भी बहुत सारे। पेड्रो अभी तक समझ नहीं पाया था कि आखिर ये सब है क्या। अब तभी जेर के मुंह में से निकलता है पेड्रो की माँ का नेकलेस। इसका मतलब यह है कि जेर ही अपनी दादी को मारकर खा गया क्योंकि इसे उस समय भूख लग रही थी। पेड्रो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि हमारी वीडियो की ईमेल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जा सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।